नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो बड़ी मात्रा में हमारे वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि सत्य हिंदी की पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदार पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि इस वक्त पश्चिम एशिया एक बड़े खतरे से दूसरे बड़े खतरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व एशिया में इजराइल गजा का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, इजराइल और ईरान के बीच का झगड़ा खत्म नहीं हुआ कि इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। वो है इजराइल के पड़ोस सीरिया से। सीरिया में इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा कर लिया है और बहुत तेजी के साथ कब्जा किया, महज 13 दिनों के अंदर। हालांकि सीरिया में पिछले 13 साल से लगातार गृहयुद्ध चल रहा था। इस्लामिक जिहादी एक तरफ थे तो दूसरी तरफ थे वहां की सरकार, बशर अल असद की सरकार। इन दोनों के बीच में कभी किसी का तख्ता भारी होता था, कभी किसी का पलड़ा भारी होता था। लेकिन इस बीच जब खबर आई कि एलेप्पो पर इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा कर लिया, तब भी लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से बशर अल असद की सरकार गिर जाएगी। लेकिन 13 दिन आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और रूस में जाके शरण लेनी पड़ी है। हालांकि ये अपने आप में हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि पिछले 13 साल से जो गृह युद्ध चल रहा था, उस गृह युद्ध में रूस, ईरान और हिजबुल्ला, ये तीनों ही बशर अल असद की मदद कर रहे थे और यही कारण था जिसकी वजह से असद की सरकार बनी हुई थी और इस्लामिक जिहादियों को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था या वो कब्जा नहीं जमा पा रहे थे। दरअसल इस्लामिक संगठन, उसका नाम है हायत तहरीर अल शम। पहले इसका संबंध इस्लामिक स्टेट नामक संगठन के साथ था जिसको आतंकवादी संगठन कहते हैं, और उसके बाद उसने अपना संबंध इस्लामिक स्टेट से तोड़कर अल-कायदा, जो एक दूसरा बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसने 9/11 जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, और बाद में अल-कायदा से भी संबंध तोड़कर वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया था और बशर अल असद की सरकार के खिलाफ उसने जंग का ऐलान कर रखा था। अब ये संगठन यानी हायत तहरीर अल शम का कब्जा है और कहा यह जा रहा है कि हम लोग जो है बहुत व्यवहारिक राजनीति करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तालिबान ने आने के पहले अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी बातें की थी, इसलिए एक डर ये भी पैदा हो रहा है कि सीरिया आने वाले समय में लंबे समय तक अस्थिरता के दौर से गुजर सकता है और साथ ही साथ पूरा मध्य पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया भी किसी बड़े अस्थिरता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों हुई ये घटना, कैसे हुई और किस तरीके से सीरिया में तख्ता पलट हुआ, इस पर बात करने के लिए आपको सीधे ले चलेंगे लंदन, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी के पूर्व पत्रकार नरेश कौशिक जी, जिनको आप लगातार हमारे कार्यक्रम में देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये अचानक 13 दिन पहले खबर आई कि एलेप्पो पर कब्जा हो गया और उसके बाद कोई सोचता 13 दिन के अंदर पूरी तरीके से कब्जा हो गया और वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा। ये अचानक कैसे सब कुछ हो गया? ये सचमुच बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतनी जल्दी ये कैसे हुआ, क्योंकि पिछले 13 वर्ष से ये जितने भी ग्रुप हैं जिसमें बड़ी ताकतें उनके पीछे थी, वो बाशर अल असद का तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे और उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि रूस और ईरान, ये दोनों बड़ी ताकतें उसके साथ थी और ईरान के जो रिजीम है वो हिजबुल्ला, जो लेबनान का ग्रुप है, उसकी मदद से, यानी हिजबुल्ला के सैनिक वहां पर थे, रूस के सैनिक वहां पर थे और वो किसी तरह से असद को गिरने नहीं देना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले कुछ 2-3 साल में
एक तो रूस बहुत कमजोर हो गया है। रूस की जो प्राथमिकता है वो सीरिया ना होकर वो यूक्रेन हो गई है। और यूक्रेन में क्योंकि पश्चिमी देशों का काफी बड़ा समर्थन है यूक्रेन को, तो तमाम तरह के आधुनिक हथियार यूक्रेन के पास पहुंच रहे हैं। और रशिया चाहे कितनी बड़ी एक सैन्य शक्ति हो, वो बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। तो उसकी प्राथमिकता अब जो है सीरिया नहीं थी। वो असद को बचाने के बजाय वो अपने देश को बचाना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। इसलिए उसने थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन वहां असद के जो सैनिक थे उनका भी मनोबल बहुत गिरा हुआ था। वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे एक के बाद एक शहर गिरते रहे, हमें लगता था कि कम से कम जो दमिश्क जो राजधानी है उस तक तो ये नहीं पहुंचेंगे, और वो अगर पहुंच भी गए तो वहां मुकाबला होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां की सेना ने उसी तरह से एक अपने आप को हथियार डाल दिए जिस तरह से तालिबान के आने पर अफगानिस्तान की सेना ने वहां लड़ने से इनकार कर दिया था। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग सच में सिर्फ नौकरी कर रहे थे। उनका कोई बहुत असद की सरकार को बचाने की कोई उसमें कोई रुचि नहीं थी। दूसरी बात जो सबसे मैं समझता हूं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब से आज से कोई 1.5 साल पहले जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो उस हमले के बाद इजराइल ने जिस तरह से हमास को पर लगातार हमला किया, और गाजा पर अभी तक हमला हो रहा है, और उसके बाद जो हमास को जो पूरी तरह से समर्थन दे रहा था हिजबुल्ला, जो कि ईरान समर्थित ग्रुप है, तो हिजबुल्ला पर भी फिर हिजबुल्ला भी उस लड़ाई में कूद पड़ा हमास के फेवर में। और उसके बाद हमास के बाद इजराइल ने हिजबुल्ला पर हमला किया, और हिजबुल्ला बहुत बुरी तरह से कमजोर हो गया। एक समय था कि हिजबुल्ला के सैनिक असद को बचाने के लिए वहां सीरिया में तैनात थे। वहां पर ईरान जितने भी हथियार जो देता था वो हिजबुल्ला के थ्रू जाते थे। हिजबुल्ला असद के सैनिकों को ट्रेन करता था। और इसी तरह से रूस के वहां पर अड्डे थे। रूस के अभी भी 2 वहां पर नौसैनिक अड्डे अभी बचे हैं, और उसको डर है कि अब इनका क्या होगा। हालांकि कल के बयान से लगता है कि वो उसको कुछ समय के लिए ये जो नया जो निजाम आया है वहां पर, उसने आश्वस्त किया है कि वो उसके अड्डों पर कुछ नहीं करेगा। लेकिन रूस तो बहुत कमजोर हो गया। रूस एक जमाने में बहुत बड़ी शक्ति था। अभी भी वहां पर उसको लगता है कि हो सकता है कि वो यूक्रेन से निपटने के बाद में वहां फिर से अपनी ताकत दिखा सके, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा होने वाला नहीं है। तो हुआ क्या कि वहां पर असद की मदद करने के लिए ना तो रूसी सैनिक थे, और अगर थे भी तो पुतिन की जो क्योंकि प्राथमिकता थी यूक्रेन थी, इसलिए उन्होंने उनकी ज्यादा मदद करने से इनकार कर दिया। और वहां पर जो असली जो जुझारू सैनिक थे वो हिजबुल्ला के थे। हिजबुल्ला के सैनिक अपने ही को बचाने के लिए लेबनान में वापस आ गए। तो वहां पर कोई किसी तरह की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो जब ये इन्होंने जब ये लड़ाई शुरू की, कोई 10-12 दिन पहले की तो बात है, पहले अलेप्पो पहुंचे, वहां उन्हें किसी तरह का सामना नहीं करना पड़ा। एकदम उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में और धीरे धीरे एक एक शहर पार करते हुए वो कल सुबह दमिश्क पहुंच गए, और दमिश्क पर कब्जा हो गया। और हालांकि 2 दिन पहले ही असद ने कहा था कि वो कहीं भागने वाले नहीं है, वो रहेंगे, लेकिन अंततः उनको भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो रह जाते तो उनकी जान नहीं बचती। और अभी भी हालांकि वो रूस ने उनको शरण दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी अब सीरिया में आ पाएंगे। हालांकि किसी भी चीज से हम आगे चल के इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आज की स्थिति में नहीं लगता कि अगर वो आए तो वो जेल में ही आएंगे, या वो उन पर मुकदमा चलेगा तो उस पर रूस हो सकता है कि आगे चल के उसको लगे कि उसको नई सरकार के साथ संबंध ज्यादा बनाने हैं, तो हो सकता है कि वो उनको उसके हवाले कर दे। तो ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन जो अब जो स्थिति है वो ये है कि ये जो हयात ताहिर अल शाम,
जैसा कि आपने बताया कि ये जिहादी संगठन है, इस्लामिस्ट ग्रुप है, और इसके जो रूट्स हैं वो अलकायदा और आईएस से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस ग्रुप ने के जो नेता हैं अबू मोहम्मद अल जवलानी, जो अभी भी एक टेररिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, इस एचटीएस जो उनका ग्रुप है उस पर यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। और इन पर, इनके जो नेता हैं अबू मोहम्मद अल जवलानी, इन पर $10 मिलियन का आज भी इन पर इनाम है एक, यानी अगर उनको कोई पकड़ेगा तो उसको इतने पैसे देंगे। लेकिन अब तो सत्ता में आ गए हैं, तो देखना अब ये होगा कि अब ये जैसा इन्होंने पिछले कुछ समय से ये कहा है कि हम तो उदारवादी हो गए हैं, हम तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में संकेत दिया, तालिबान ने भी यही कहा था। तालिबान ने कहा था हमारा पहला रिजीम अलग था, अब हम बदल गए हैं। लेकिन आप देखिए उससे भी ज्यादा उन्होंने चीजें वहां की हैं। महिलाएं अब उनके पास जो जरिया था पढ़ाई करने का, यानी नर्स और डॉक्टर की ट्रेनिंग, वो भी उन्होंने पिछले हफ्ते बंद कर दी है। यानी वहां महिलाओं की कितनी बुरी स्थिति है। और अभी तो शुरू में तो स्वागत हुआ है, सारे सीरियन लोग जो हैं असद से क्योंकि तंग थे। आप ये मत भूलिए कि असद ने और उनके पिता जो हाफिज अल असद थे, उन्होंने 1971 में यानी 53 साल पहले सत्ता संभाली थी। और तब से इस परिवार ने बहुत ही ब्रूटल ढंग से, बहुत ही निर्मम ढंग से, बहुत ही क्रूरता से शासन किया है। कोई लाखों लोग उसमें मारे गए हैं। और ये जो 13 साल से जो सिविल वॉर है, ये दरअसल इसका जिम्मेदार आपको असद को ही मानना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को साथ लेने की कोशिश नहीं की। तो अगर सीरिया के लोग आज इस ग्रुप के आने से खुश हैं और जय जयकार कर रहे हैं, तो उस पर आपको समझना चाहिए कि असद ने उनके साथ जो किया है उसकी तुलना में उनको कुछ आशा की किरण दिखती है। तो कम से कम अभी तो ये देना पड़ेगा उनको एक जिसे कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट, कि अभी तो आपको देखना होगा कि वो जो उन्होंने वायदे किए हैं कि वो उदारवादी हो गए हैं, वो इंक्लूसिव हैं, वो माइनॉरिटी साथ लेके चलेंगे। जी नरेश जी, एक सवाल यहाँ की, जो देखने सुनने में अगर आप बशर अल असद को देखें तो एक मॉडर्न लीडर की तौर पर दिखाई पड़ते हैं। वो उस तरीके, जिस तरीके से जिहादी होते हैं, जिस तरीके से इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, उस तरीके से वो नहीं करे। तो क्या कारण था कि उनके प्रति इतनी ज्यादा नाराजगी थी? क्या उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं थी? क्या वो डिक्टेटरशिप थे? क्या थी उनके बारे में? देखिए, हाफिज अल असद जो कि बाशिर अल असद के पिता थे, जिन्होंने सत्ता संभाली थी, उन्होंने बहुत ही क्रूरता से शासन किया था। हालांकि वो एक अलवाइट जो एक शिया ग्रुप है उसके वो नेता थे और वहां उनका काफी समर्थन था। लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर किया था, साथ लिया था। और जब ये बाशर अल असद, जब लंदन में, तो डॉक्टर थे, लंदन में जब गए वहां 24 साल पहले, तो यहां पर लोगों को काफी उम्मीद थी। जैसे अब यहां हयात ताहिर अल शाम से, एचटीएस से उम्मीद है, इसी तरह की उम्मीद बाशर अल असद से थी। उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पश्चिम में पढ़ा लिखा आदमी है, ये तो वहां ठीक से करेगा। लेकिन इन्होंने भी वहां पर वो एक डिक्टेटर की ही भूमिका निभाई। वहां पर किसी तरह का उन्होंने कोई विरोध, किसी तरह का डिसेंट उन्होंने मंजूर नहीं किया। और जब 13 साल पहले वहां उनके खिलाफ जब प्रदर्शन शुरू हुए थे, शुरुआत तो युद्ध से नहीं हुई, शुरुआत तो प्रदर्शन से हुई थी, तो उन्होंने काफी उसको निर्ममता से दबाया था। अब आप ये देखिए, हमारे यहाँ भारत में कश्मीर में शुरू में अगर आप देखें तो ये माना जाता है कि 1988 का जो चुनाव था, जो कांग्रेस पार्टी और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर ऐसा कहते हैं कि वो रिग किया था और उससे लोग भड़क गए थे और उसमें प्रदर्शन हुए थे। उन प्रदर्शनों को जो है काफी क्रूरता से उसको दबा गया था। हालांकि भारत से मैं उसकी तुलना नहीं करूंगा कि भारत आज भी एक लोकतांत्रिक देश है और कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं और बीच बीच में भी होते रहे हैं, जैसा भी है। वहां पर तो इस तरह की स्थिति नहीं थी, वहां तो कोई चुनाव नहीं होते थे। यह बात सही है कि वो एक इंक्लूसिव नेता थे, वो माइनॉरिटीज का, चाहे उसमें क्रिश्चियंस हो, चाहे उसमें शिया हो, चाहे उसमें और दूसरे कम्युनिटीज के लोग थे, उनके खिलाफ वो नहीं करते थे। लेकिन अपने विरोधियों के खिलाफ वो बहुत क्रूरता से
पेश आते थे। आप देखिए कल जो आने के बाद में ये जो नया ग्रुप है, इसने जेलों के फाटक खोल दिए, और उसमें कुछ लोग जो आए हैं उन्होंने कहा कि हमारा तो आज ही एग्जीक्यूशन, हमें तो आज ही फांसी दी जानी थी, तो हमारी तो जान बची है। तो उन्होंने जिस तरह से वहां पर हजारों की तादाद में तो लोगों को मौत के घाट जेलों में उतार दिया था, तो उनको लेकर किसी की सहानुभूति सीरिया में नहीं बची थी। हो सकता है कि उनका जो अपना जो ट्राइब है अलवाइड, उसमें थोड़ी बहुत हो, लेकिन कल के बाद तो वहां भी कोई सहानुभूति, वो भी कह रहे हैं कि हम इस नए लोगों के साथ हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर आप इतिहास देखें, जब भी कोई एक आतंकवादी या मिलिटेंट ग्रुप जब भी सत्ता में आता है, तो सबसे पहले वो अपने विरोधियों का सफाया करता है। तो जो सबसे बड़ा डर है वो फिर से नए सिरे से सिविल वॉर होने का है। तो वो शासन करेगा, इससे पहले वो जो उनके जो दूसरे ग्रुप हैं उनको खत्म करने की कोशिश करेगा। और तुर्की जिसने इस ग्रुप को खड़ा करने में काफी मदद की है, उसका तो पूरा ये एक इंटरेस्ट ये है, इसमें रुचि ये है कि वो जो तुर्की के विरोधी, जो नॉर्दर्न इराक में जो कुर्द लोग हैं, जो पीके के जिसको तुर्की एक आतंकवादी संगठन मानता है, उसके जो समर्थन वाले जो वहां सीरिया में ग्रुप है, नॉर्दर्न सीरिया में, उनको वो नष्ट करे सबसे पहले। और इसके अलावा अलकायदा और आईएस वहां अभी भी कुछ जगह पर हैं। तो सबसे बड़ा डर तो यही है कि आपस में होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें दुनिया के हिसाब से जो और बड़ा डर है वो ये है कि ये रूस ने और ईरान ने बहुत भारी संख्या में हथियार असद की सरकार को दिए थे। उन हथियारों का क्या होगा? उसमें रासायनिक हथियार भी हैं जिनका जिनका इस्तेमाल असद ने अपने ही लोगों के खिलाफ किया था। और उसके तो ये डर है कि ये अगर हथियार इनके हाथ में पड़ गए तो क्या होगा? तो वो अब सबसे बड़ा खतरा तो इसमें इजराइल को है। अगर आपने देखा होगा कि इजराइल ने जैसे ही यहां दमिश्क में सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे ही वहां से उन्होंने हवाई हमले उन ठिकानों पर करने शुरू कर दिए जहां पर असद का असला वहां पर है, असद के वहां पर जो हथियार है, वगैरह, और उसमें रासायनिक हथियार भी हैं। और इसी तरह बल्कि कल रात तो वहां इजराइल के टैंक भी चले गए हैं। तो इजराइल को काफी इससे चिंता है कि ये क्या होगा, क्योंकि अगर एक इस्लामिक मिलिटेंट संगठन इजराइल के एक और बॉर्डर पे आ गया है तो उसका जो है, और किसी चीज में ये मुस्लिम ग्रुप आपस में लड़ते रहे लेकिन इजराइल के खिलाफ तो ये एक होंगे। और ऐसी स्थिति में, और यही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम देश भी चाहेंगे कि ये इन इजराइल के खिलाफ कुछ करें, तो फिर इजराइल को अब एक नया फ्रंट खोलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बीच बीच में इजराइल असद पर हमला करता था, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं करता था, क्योंकि इजराइल के हित में था कि एक कमजोर असद वहां पर सीरिया में बना रहे, उसके बजाय कि कोई एक केओटिक सरकार जैसी कि अब सरकार आई है जिसको लेकर खतरा है, वो आए। तो ये जो आपस में जो लड़ाई का डर है, इसी तरह से वहां पर जो ये दूसरे जो ग्रुप हैं, अगर आपने खबरों को देखा हो तो पिछले 24 घंटों में अमेरिका की सैनिकों ने भी वहां हमले किए हैं। वहां पर आईएस और अलकायदा के जो ग्रुप हैं उन पर हमले किए हैं। लेकिन अब इनसे ये भी हो सकता है कि ये ग्रुप और कम मजबूत हो जाए और ये फिर आगे चल के फिर अपने दूसरे रूप में आए। और देखना होगा कि ये जिस तरह के वायदे कर रहे हैं, क्या ये उन पर अमल करते हैं? क्या ये वाकई उदारवादी हैं? क्या ये महिलाओं को पढ़ने देंगे, महिलाओं को काम करने देंगे? क्या इस सीरिया के जो लोग दुनिया भर में गए हैं रिफ्यूजी बनकर, क्या ये वापस आ पाएंगे? तो ये सारे सवाल हैं जो हमें अभी हम इनका जवाब नहीं दे सकते, आगे चल के देखना। आपको क्या लगता है, क्या ये अपने आप को उदारवादी कह रहे हैं, लेकिन इनके अतीत में इस्लामिक स्टेट है, इनके अतीत में अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन है, और इनकी पॉलिटिक्स में जो है वो इस्लामिक जिहाद है, और ये पूरे जो एक जिस तरीके से इनकी पूरी जिहादियों की जो मानसिकता इन लोगों की है, उससे ऐसा लगता है कि एक बड़े पैमाने पर क्या ये कहना सही होगा कि
दरअसल एक आतंकवादी संगठन ने पूरी सत्ता पर कब्जा कर लिया है, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। और इसका क्या असर सीरिया के अंदर और सीरिया के बाहर क्या असर दिखाई पड़ सकता है? देखिए, मुझे जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में तो हमें इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हम इंक्लूसिव होंगे। और ये बात जो है, इनके जो हयात ताहिर अल शाम के जो नेता हैं, अबू मोहम्मद अल जवलानी, ये आज से नहीं, पिछले कई साल से ये अपना रूप थोड़ा सा बदल रहे हैं। ये कोशिश करते हैं कि भाई आप इनको स्वीकार करें, और ये उस तरह के नहीं है जैसे पहले से इन्होंने। अब ये जो आप तस्वीर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आजकल ये ऐसी तस्वीर नहीं लगा रहे हैं। इन्होंने अपने सिर से ये इस्लामिस्ट ये गायब कर दिया है। अब ये जो है मिलिट्री फटीग वाले कपड़े पहन रहे हैं। तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि देखिए हम वो अब पहले जैसे नहीं हैं। लेकिन देखिए, हैं तो वो जिहादी ना, उसको तो वो आप नहीं बदल सकते। अब वो कितने होंगे मॉडरेट, ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात यह है कि ये अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये हमें पहले देखना होगा। ये महिलाओं को कितना सपोर्ट करेंगे, उनको काम करने देंगे, उनके स्कूलों पर असर तो नहीं पड़ेगा। आप देखिए, जैसा कि आपने कहा, जो है सीरिया, असद के नेतृत्व में एक मॉडर्न देश था, एक आधुनिक विचारधारा वाला देश था, एक इंक्लूसिव सरकार थी। हालांकि वो डिक्टेटर थे, इससे कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बहुत लोगों को मारा, लेकिन वो थे तो उदारवादी। क्या ये वैसे उदारवादी हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके जो रूट्स हैं वो वैसे नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इजराइल को इसमें बड़ा खतरा है। इसमें ईरान, तो अब देखिए वो खत्म ही हो गया। ईरान की तो पावर, जो कि इजराइल चाहता था और अमेरिका भी चाहता था, वो खत्म हो गया। लेकिन इसके दूसरा एक आपको पक्ष उसका देखना होगा, क्योंकि ईरान अभी तक ये कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन पिछले 1-2 हफ्तों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि वो एनरिचमेंट जो है अपने यूरेनियम का अब उस लेवल पर कर रहा है जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि पश्चिम के लिए और बाकी दुनिया के लिए एक ये खतरा होगा कि एक इस्लामिक कंट्री, क्योंकि वो भी ईरान मान लीजिए कि है तो वो भी जिहादिस्ट रिजीम। अब वो उस तरह का नहीं है जिहादिस्ट जैसे बाकी ग्रुप हैं, जैसे तालिबान है। लेकिन आपको उससे खतरा तो दुनिया को होगा अगर वो परमाणु हथियार वो बना लेता है। तो पश्चिम को ही नहीं, पूरी दुनिया को इसके बारे में सतर्क होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जी नरेश, सॉरी, मैंने आपको बीच में रोका। ईरान, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि दरअसल वो एक्सिस ऑफ जो रेजिस्टेंस है, उसको पीछे से कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप देखा किस तरीके से हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से तमाम हमले हुए और ईरान कुछ नहीं कर पाया। हमास को पर हमले हुए और उसके बाद गजा में करीब 40,000 से ज्यादा लोगों की जाने गए, ईरान कुछ नहीं कर पाया। और अब सीरिया में, जिसके पीछे ईरान था, वहां भी जिहादियों का कब्जा हो गया, ईरान कुछ नहीं कर पाया है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान के अंदर भी खतरा पैदा हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक बगावत खड़ी हुई, रेबेलियन खड़ा हुआ सीरिया में और तख्ता पलट हो गया, उस तरीके की कोई आशंका, को कुछ हलकों में आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशन है या क्रांति, इस्लामिक क्रांति है, उसको भी खतरा हो सकता है और वहां भी रिजीम चेंज की बात हो सकती है। ये बिल्कुल ये खतरा है। और देखिए, अगर असद के रिजीम को, असद की जो सरकार है, अगर उसको कोई देश सबसे ज्यादा समर्थन दे रहा था, जिसके सहारे वो टिका था, वो ईरान था। ईरान की मदद मिल रही थी। और ईरान जो है एक शिया देश है, और ये असद भी शिया थे। और अब वहां पर जो है असद के जाने के बाद में एक सुन्नी ग्रुप वहां पर आया है जो कि ईरान का विरोधी है। ईरान से उसको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ईरान के जो 1-2 जो ग्रुप हैं उन पर वो पहले हमला करेगा। और इससे जो दूसरे जो अरब देश हैं, जो सुन्नी देश हैं, वो अभी तो खुश होंगे, लेकिन वो जो अरब देश हैं उनको भी खतरा होगा। क्योंकि अगर यहां पर क्रांति हुई है, इसको तो क्रांति ये लोग कह रहे हैं ना, तो
उनके देशों में भी क्रांति के बिगुल बज सकते हैं। तो वहां पर भी खतरा है। इसी तरह से आप ईरान के अंदर जो कह रहे हैं वो तो सच में एक पिछले कुछ समय से वहां हो ही रहा है, लेकिन वो दबा देते हैं उनको। लेकिन इतना आसानी से मुझे नहीं लगता कि वहां रिजीम चेंज होने वाला है, अनलेस वहां इजराइल और अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के समर्थन से इजराइल वहां ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करे। और वो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के आने से पहले वो संभव है, लेकिन ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप के आने के बाद में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप दरअसल एक आत्म केंद्रित व्यक्ति हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड, उनको नहीं लगता कि, और वो अमेरिका को भी सेल्फ सेंटर्ड ही बनाना चाहते हैं। उनका जो पहला बयान था सीरिया के बाद में, उन्होंने कहा तो इनकी लड़ाई है, हमें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बाइडेन की सरकार ने वहां पर जो अलकायदा और आईएस के जो ठिकाने उन पर हमले किए। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इसकी इजाजत देते। ट्रंप को लगता है कि आपस में लड़ने दो इनको, हमें कुछ लेना देना नहीं। तो ये जो नीति है, हो सकता है कि इजराइल का समर्थन करने के बावजूद ट्रंप ये कहें कि भाई देखो, तुम्हें लड़ना है लड़ो, हम तुम्हें पीछे से ये पीठ थपथपाएंगे, लेकिन हम उसमें पड़ने वाले नहीं है तुम्हारी लड़ाई में। तुम इजराइल और ईरान लड़ो, हमें पीछे। तो ये भी जो बाइडेन के समय जो इजराइल कम से कम इस बारे में आश्वस्त था कि हम कुछ भी करें, बाइडेन तो समर्थन देगा ही। ट्रंप जहां इजराइल का वो ज्यादा बड़ा समर्थक है, लेकिन इजराइल भी ट्रंप पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको इस बारे में सोचना होगा। और यही बात रूस के बारे में है। अब जो है, रूस ने जो कदम उठाया, अब रूस ने ये तय कर लिया कि उसको यहां पर पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, उसको अपना देश बचाना है, उसको यूक्रेन से लड़ना है। और जब ट्रंप आते हैं सत्ता में, उसके पहले जो समय है उसके पास में कोई 2 महीने का, उस 2 महीने में वो यूक्रेन को और कमजोर करना चाहता है, ताकि वो जब कोई किसी तरह का समझौता हो तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट कर सके। तो इसलिए रूस का भी इसमें कोई मध्य पूर्व में रूस पड़ने वाला नहीं है। और जो बड़ी ताकत है वो चीन है। चीन तो पहले से ही कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता है। वो तो हमेशा यही कहता है कि भाई ये आपकी लड़ाई है, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ बयान देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करे। बयान भी उनके होते हैं कि आप, लेकिन भारत क्या करे इस वक्त? भारत के सामने भी एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है, वो क्या करे? देखिए, भारत में मैं समझता हूं कि भारत, हम अपने को कितनी बड़ी ताकत मान ले, लेकिन भारत का इसमें कोई रोल है नहीं। भारत तो यही अपेक्षा करेगा कि वहां पर एक इस तरह की सरकार बने जिसमें जो मिलीजुली हो, जिसमें एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। लेकिन ये तो अभी कह नहीं सकते कि ये जो लोग हैं क्या करेंगे। और भारत के लोग अभी भी वहां पर हैं, भारत की एम्बेसी वहां पर है। तो आगे चल के क्या होगा इनका, ये अभी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई बहुत बड़ा रोल इसमें है। इजराइल के मामले में कह सकते थे, मध्य पूर्व के दूसरे जो लड़ाई है फिलिस्तीनियों के मामले में, जो ज्यादा बड़ा मुद्दा है, वहां पर क्योंकि इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध है, तो ये कहा जा सकता था कि भाई भारत कोई एक भूमिका निभा सकता है। लेकिन वहां भी भारत की भूमिका कोई उतनी बड़ी नहीं है जैसी पश्चिमी देशों की है। अभी भी अगर इजराइल किसी की बात ज्यादा गंभीरता से लेता है तो वो पश्चिमी देश है। वो भारत को विनम्रता से लेगा, लेकिन भारत की बात का वो यकीन करेगा, ये कहना भी मुश्किल है। और ये जो है हयात ताहिर अल शाम तो एक जिहादी संगठन है, ये भारत की बात क्यों सुनेगा? मतलब आज की तारीख में तो ये, लेकिन हो सकता है ये ग्रुप भी अपने को प्रूव करने के लिए कि हम भी एक इंक्लूसिव संगठन है और हम वाकई बदल गए हैं, और उसमें ये दिखाने के लिए वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की बात करे। लेकिन भारत का सीरिया के साथ में कोई उस तरह का भी रिश्ता नहीं है जैसा ईरान के साथ है। ईरान में तो भारत का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सीरिया के साथ इस तरह का नहीं है। बिल्कुल नरेश जी, मुझे लगता है कि अभी स्थितियां काफी फ्लूइड हैं और अभी कुछ भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि अभी सिर्फ एक तरीके से कब्जा हुआ है। वहां सरकार आगे कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, उसका स्वरूप क्या होगा,
रूस ईरान क्या इतनी आसानी से हार मान लेंगे? क्या हिजबुल्लाह इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या इनकी सरकार को चलने देगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तो फिलहाल नहीं दिए जा सकते, लेकिन इतनी सच्चाई जरूर है कि सीरिया के अंदर जो गृह युद्ध था उसकी तार्किक परिणति ये हुई है कि वहां पे इस्लामिक जिहादियों का कब्जा हो गया, वहां के राष्ट्रपति को वहां भागना पड़ा है और भाग के उनको रूस में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी है। इजराइल, अमेरिका, रूस, ईरान, इन सब की आगे की गतिविधियों को देखना दिलचस्प होगा और शायद उसी पर निर्भर करेगा कि कैसे कैसे घटनाक्रम वहां बनते हैं और मध्य पूर्व जो पहले से ही अस्थिर नजर आ रहा था क्या और भी आगे अस्थिर होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को नमस्कार। इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।